हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं जो हमारा जनन स्वास्थ्य वाला जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर के अंतिम टॉपिक के ऊपर। और इसका जो ये अंतिम टॉपिक है वो है बंध्यता अर्थात इनफर्टिलिटी, और उसके साथ साथ में सहायक जनन तकनीकें अर्थात असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। और इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, बंध्यता से क्या मतलब होता है, इनफर्टिलिटी होती है वो वास्तव में होती क्या है, कैसे इसका सही करने के लिए या इसमें सहायता करने के लिए कौन कौन सी तकनीकें हैं वो काम में ली जा सकती हैं या ली जाती हैं, उनके ऊपर यहाँ पर हम थोड़ी बहुत चर्चा करने वाले हैं। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से जो टॉपिक है वहाँ पर बहुत सारी ऐसी शॉर्ट फॉर्म दे रखी हैं जिनकी फुल फॉर्म है वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। साथ साथ में उनका थोड़ा बहुत मतलब है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। और साथ साथ में यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ये वीडियो है लगातार पहुंचते रहे। तो शुरुआत हम करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बंध्यता। कहने का मतलब हो गया है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बंध्यता है क्या, बंध्यता से मतलब क्या है, इनफर्टिलिटी हम किस कंडीशन को कहते हैं। मान लो कि एक दंपति है, दंपति का मतलब साथी महिला और पुरुष, और उन दोनों के बीच में स्वच्छंद रूप से संबंध बन रहे हैं। कहने का मतलब बिना किसी गर्भ निरोधक का उपयोग किए वो सामान्य रूप से संबंध बना रहे हैं, यौन संबंध बना रहे हैं। और लगभग ऐसा करते हुए उन्हें 1 वर्ष का क्या हो गया है, समय हो गया है। लेकिन फिर भी उनको गर्भ धारण करने के अंतर्गत अर्थात प्रेग्नेंट होने के अंतर्गत समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी स्थिति को बंध्यता या इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में रखा जाता है। अर्थात इनमें जो दंपति होते हैं वो संतान उत्पन्न करने में समस्या का सामना करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इनफर्टिलिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो कि 1 महीने में ही इनफर्टिलिटी है, 1 महीना हुआ है और फिर हम उसको इनफर्टिलिटी बोल देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कम से कम उनको साथ रहते हुए 1 साल हो गया है, दोनों प्राकृतिक रूप से स्वच्छंद रूप से बिना किसी गर्भ निरोधक के उपयोग के प्राकृतिक रूप से संबंध बना रहे हैं, लेकिन फिर भी गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, बंध्यता अर्थात इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में रखा जाता है। तो एक सीधी सी सिंपल सी एक बात हो गई है कि बंध्यता से मतलब क्या है। कि मान लो कोई दंपति है, और दंपति का मतलब आप समझते ही होंगे, पुरुष एवं महिला। लगभग 1 वर्ष से स्वच्छंद रूप से यौन संबंध वो बना रहे हैं, लेकिन फिर भी गर्भ धारण में उनको क्या आ रही है, समस्या आ रही। संबंध बना रहे हैं, गर्भ धारण में क्या रहती है, समस्या आ रही है। तो ऐसे दंपति होते हैं, उनको
क्या कहा जाता है, बंध्यता कहा जाता है, इनफर्टाइल या इनफर्टिलिटी, इस कंडीशन को, इस स्थिति को कहा जाता है। अब ज्यादातर स्थिति के अंतर्गत जो हमारा देश है उसके अंतर्गत यह मान लिया जाता है कि अगर ऐसी स्थिति हो रही है, इनफर्टिलिटी की कंडीशन हो रही होती है, तो सामान्य तौर पर हमारे देश के अंतर्गत जो महिलाएं होती हैं उनको दोषी मान लिया जाता है। कहने का मतलब यह माना जाता है कि उस महिला के अंतर्गत कोई ना कोई ऐसी कमी होगी जिसके कारण से यह समस्या उत्पन्न हो रही है। सामान्य तौर पर ऐसा समझा जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा दंपति में किसी के कारण से भी हो सकता है। कहने का मतलब जो कमी है वो पुरुष में भी हो सकती है, वो कमी है वो महिला के अंतर्गत भी हो सकती है। मतलब किसी के अंतर्गत भी यदि कुछ भी कमी है तो उसके कारण से यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब वो कमी है वो अलग अलग तरीके की हो सकती है। हो सकता हो कि कोई शारीरिक रूप से कमी हो, शारीरिक रूप से कुछ समस्या हो सकता है कि हार्मोनल कोई समस्या हो सकता है किसी रोग की वजह से ऐसा हो रहा हो। तो समस्या अलग अलग तरह की हो सकती है, और यहां तक कि समस्या है वो साइकोलॉजिकल हो सकती है, मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है। ये मनोवैज्ञानिक समस्या है, ये बंध्यता के मामलों में बहुत ज्यादा देखी जाती है। तनाव की स्थिति है वो भी ऐसी कंडीशन के लिए उत्तरदायी हो सकती है। तो बंध्यता के लिए अलग अलग तरह की चीजें हैं वो उत्तरदायी हो सकती हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये बंध्यता है, ये पुरुष या महिला किसी के कारण भी हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि महिला में ही कोई कमी हो। ये जो स्थिति है ये क्यों हो सकती है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखो इसके कारण अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। इसका कारण शारीरिक भी हो सकता है, मतलब शारीरिक रूप से कोई समस्या हो, जननांगों में कोई समस्या हो तो वो हो सकता है। इसका कारण कोई रोग हो सकता है, कोई भी रोग हो सकता है। इसका कारण हो सकता है हार्मोनल असामान्यता, हार्मोनल डिस्टरबेंस हो गया उसके कारण से हो सकता है, या इसका कारण मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। बंध्यता का कारण है वो मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, या तनाव की स्थिति हो तो भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसी सारी स्थितियां हैं जिनके अंतर्गत बंध्यता अर्थात इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। और अगर हम जनन स्वास्थ्य के ऊपर बात कर रहे हैं, जो हमारा चैप्टर है कि जनन से संबंधित जो भी पहलू हैं उनके ऊपर चर्चा उसमें शामिल होती है, तो हमने उसके ऊपर जनसंख्या में बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि के ऊपर चर्चा की, गर्भ निरोधकों की बात की कि कौन से गर्भ निरोधक काम में लिए जा सकते हैं। हमने यहां पर चिकित्सकीय सहगर्भता समापन अर्थात एमटीपी के बारे में बात की, हमने यहां पर यौन संचारित रोगों के बारे में बात की। तो ये सारे पहलू हैं उनको शामिल हम कर रहे हैं। तो अगर सारे पहलुओं को हम शामिल कर रहे हैं तो हमें इस बंध्यता के ऊपर भी, इस इनफर्टिलिटी के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। अब देखो, अब बंध्यता की कंडीशन तो है, लेकिन क्या बंध्यता की कंडीशन है तो क्या इनका कुछ इलाज नहीं हो सकता? हो सकता है भाई, इलाज हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है। और फिर भी मान लो ट्रीटमेंट करवाया और उसके बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो कुछ ऐसी तकनीकें वर्तमान समय में उपलब्ध हैं जो इन दंपतियों को संतान उत्पन्न करने में मदद करती हैं। कुछ ऐसे तकनीकें हैं
वो वर्तमान समय में विकसित की गई हैं, जो संतान उत्पन्न करने के अंतर्गत इन सभी लोगों की, इन दंपतियों की मदद कर सकती हैं। और ऐसी तकनीकों को हम सहायक जनन तकनीकें या सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये एक कंडीशन है, और इस कंडीशन के उपचार के लिए, ऐसे लोगों की सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए, उनकी संतान उत्पत्ति में सहायता के लिए कुछ तकनीकें हैं जो हम यहां पर देखने वाले, और उन सभी को आपको देखना है, उनको समझना है। और ये नाम आप ज्यादातर सुनते रहते हैं, तो उसके ऊपर आपको बात करनी है। तो अब हम बात कर रहे हैं सहायक जनन तकनीकें, या इन्हें कहा जाता है प्रौद्योगिकी। शॉर्ट में इन्हें कहा जाता है ART। ए का मतलब हो गया असिस्टेड, आर का मतलब हो गया रिप्रोडक्टिव, और टी का मतलब हो गया है टेक्नोलॉजीज। अर्थात ऐसी तकनीकें या ऐसी प्रौद्योगिकियां जो इनफर्टाइल जो भी लोग होते हैं, जो कहने का मतलब बंध्यता की स्थिति से गुजर रहे होते हैं, उनकी सहायता के लिए काम में आती हैं, उनको संतान उत्पन्न करने में मदद करने में काम में आती हैं। तो ऐसी तकनीकें होती हैं, उन्हें हम सहायक जनन तकनीकें कहते हैं। तो इसके लिए यदि हम इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देखना चाहें तो वो क्या हो सकती है? तकनीक जो क्या करती हैं, ऐसी तकनीकें जो बंध्यता से जो भी लोग जूझ रहे हैं, इस समस्या का सामना कर रहे हैं, उन लोगों में संतान उत्पन्न करने में क्या करते हैं, मदद करते। और वर्तमान समय के अंतर्गत बहुत सारे दंपति हैं इस समस्या से जूझ रहे होते हैं, तो उनकी सहायता के लिए सारी तकनीकें काम में आती हैं। और इन तकनीकों में जो सबसे ज्यादा, जिस तकनीक का हम नाम सुनते हैं, जो सबसे ज्यादा हमें सुनने को मिलती है वर्तमान समय में, हर जगह पर उसका प्रचार प्रसार हमें देखने को मिलता है, उसका नाम आपने जरूर सुना होगा, और उसका नाम होता है IVF। उसका नाम होता है IVF। IVF एक ऐसी तकनीक है जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे जो भी दंपति हैं, उनको संतान उत्पन्न करने में मदद कर सकती है। तो हम उस IVF के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और ये क्या होती है, इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोसेस होती हैं वो शामिल होती हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। इस कारण वीडियो को आराम से अंत तक देखें। तो शुरुआत हम करते हैं IVF के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हम IVF के ऊपर बात करने वाले। सबसे पहले जब हम IVF के ऊपर बात कर रहे हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, इसकी फुल फॉर्म होती है, I का मतलब होता है इन, V का मतलब होता है विट्रो, और F का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन,
या हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, हिंदी में इसे कहा जाता है पात्रे निषेचन। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, पात्रे निषेचन। देखो सबसे पहले तो ये तकनीक है क्या, इस शब्द का मतलब क्या है। देखो इनका मतलब होता है अंदर और विट्रो का मतलब होता है पात्र या प्रयोगशाला। सामान्य तौर पर हम समझते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, मनुष्य के शरीर के अंदर होता है। मनुष्य में शरीर के अंदर निषेचन होता है, अंतः निषेचन पाया जाता है। और निषेचन मुख्य रूप से कहां होता है, अंडवाहिनी के अंतर्गत होता है। यह हमें पता है, नॉर्मल कंडीशन की बात यह है। लेकिन यदि निषेचन है वो कहां करवाया जाए, प्रयोगशाला में करवाया जाए, जहां पर शुक्राणु है और अंडाणु है, उन दोनों को ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत रखा जाता है जो कि हमारे शरीर के बिल्कुल कैसे हो, समान हो। प्रयोगशाला में ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाए जो स्थितियां हमारे शरीर के समान हो और वहां पर शुक्राणु को और अंडाणु को आपस में एक साथ रखा जाए। तो जब इनको एक साथ रखा जाता है तो उससे होता क्या है, ये दोनों आपस में संलयित हो जाते हैं। और संलयित होने की इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्योंकि यहां पर फर्टिलाइजेशन है वो शरीर के अंदर ना होकर प्रयोगशाला में होता है, इसी कारण से इसे हम क्या बोल रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यह तकनीक उन दंपतियों में काम में आती है जिनके अंतर्गत निषेचन के अंतर्गत कोई समस्या होती है, जिनमें अंडाणु बन रहे हैं, शुक्राणु भी बन रहे हैं, लेकिन निषेचन में, फर्टिलाइजेशन में कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी स्थिति में यह तकनीक काम में ली जाती है। इस तकनीक में हम करते क्या हैं कि जो पुरुष होता है उससे शुक्राणु प्राप्त करते हैं, उससे शुक्राणु प्राप्त करते हैं, और जो महिला होती है उससे क्या प्राप्त करते हैं, अंडाणु प्राप्त करते हैं। अगर उनमें अंडाणु और शुक्राणु है वो सामान्य स्थिति में बन रहे हैं। अगर मान लो कोई पुरुष ऐसा है जिसके अंतर्गत शुक्राणु बन नहीं रहे हैं, तो फिर उनके पास चुनने का अधिकार होता है कि वो किसी दाता पुरुष के शुक्राणु भी चुने सकता है। तो यहां पर पुरुष से शुक्राणु लेते हैं या दाता शुक्राणु लेते हैं, मतलब किसी दूसरे पुरुष के शुक्राणु लिए जाते हैं जो उनकी सहमति के आधार पर लिए जाते हैं। अगर मान लो किसी के महिला है उसके अंतर्गत अंडाणु बन रहे हैं तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि किसी महिला में अंडाणु नहीं बनते हैं तो उस स्थिति के अंतर्गत दाता महिला से अंडाणु लिए जा सकते हैं। तो इस स्थिति के अंतर्गत दाता अंडाणु है वो लिए जा सकते हैं। फिर इन दोनों को प्रयोगशाला में, इन दोनों का प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, शरीर जैसी परिस्थितियों में संलयन कहने का मतलब निषेचन करवाया जाता है। और निषेचन करवाने से क्या बन जाता है, भ्रूण बने जाता है। क्या बन जाता है भाई, भ्रूण। भाई निषेचन, अब निषेचन करवाने से पहले बनेगा जाइगोट, तो हम इसको पहले जाइगोट लिख देते हैं भाई। निषेचन करवाने से पहले बन जाता है जाइगोट, और जाइगोट आप सभी जानते ही हैं।
और इस जाइगोट से क्या बन जाता है, भ्रूण। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया होती है वो काम में ली जाती है और ये उन्हें दंपति के लिए वरदानदायक साबित होती है। अब जो ये भ्रूण प्रयोगशाला में बना है, लेबोरेटरी के अंतर्गत जो इस भ्रूण को बनाया गया है, इस भ्रूण का क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। कहां स्थानांतरण किया जाता है, उस महिला के या तो गर्भाशय में स्थानांतरण करते हैं या फिर उसकी अंडवाहिनी के अंतर्गत उसका स्थानांतरण किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि कैसी स्थिति में भ्रूण कौन सी अवस्था के अंतर्गत उसका स्थानांतरण किया जा रहा। तो ये जो आईवीएफ चल रहा है, जो ये आईवीएफ की प्रोसेस चल रही है, जो भ्रूण बन गया है, उस भ्रूण का अब क्या होता है, उस भ्रूण का होता है स्थानांतरण। भ्रूण का क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। नाम से पता चल रहा है, ईटी शॉर्ट में इसको कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं, ईटी, अर्थात एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर का मतलब क्या है, जो भ्रूण हमने आईवीएफ के द्वारा बनाया है उसको या तो उसकी माता है, जो महिला है, उसके गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं और या फिर उसकी फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित करते हैं। तो इस भ्रूण का स्थानांतरण है वो कैसे करते हैं, भ्रूण का जो स्थानांतरण है भ्रूण की अवस्था के हिसाब से करते हैं कि वो भ्रूण है वो कौन सी अवस्था के अंतर्गत उपस्थित है। यदि भ्रूण, ध्यान से सुनना, यदि भ्रूण है वो 8 कोशिकीय अवस्था तक है, अर्थात भ्रूण के अंतर्गत केवल 8 कोशिकाएं हैं। अभी भ्रूण केवल इतना ही विकसित हुआ है कि उसके अंतर्गत केवल 8 कोशिकाएं ही बनी हैं या 8 कोशिकाओं तक ही बनी हैं, तो उस भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित नहीं करते हैं। उसको स्थानांतरित किया जाता है कहां पर, फेलोपियन नलिकाओं में। उसका स्थानांतरण कहां किया जाता है, फेलोपियन नलिकाओं में करते हैं। और अगर 8 से अधिक कोशिकाओं वाला भ्रूण है, 8 से अधिक ब्लास्टोमियर्स वाला भ्रूण है, तो फिर उसका स्थानांतरण सीधा कहां कर दिया जाता है, गर्भाशय अर्थात यूट्रस के अंतर्गत कर दिया जाता है। तो इसका स्थानांतरण है वो डिपेंड करता है भ्रूण की अवस्था पर। 8 कोशिका तक, और भ्रूण की जो कोशिकाएं होती हैं हमें पता है उनको क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। तो 8 कोशिकाएं या 8 जो ब्लास्टोमियर होती हैं, आठ कोशिका वाला जो भ्रूण होता है उसका यदि स्थानांतरण किया जाता है तो भाई ये स्थानांतरण है कहां किया जाता है, फेलोपियन नलिका में। कहां स्थानांतरण किया जाता है, फेलोपियन नलिका के अंतर्गत उसका स्थानांतरण किया जाता है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है ZIFT। इस पूरे प्रोसीजर को कहा जाता है ZIFT। भाई बाहर की तरफ बहुत तेज बारिश आ रही है, जो आवाज आप सुन रहे हैं वो बारिश की आवाज है, तो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो। हम यहां पर देख रहे हैं कि जो भ्रूण का स्थानांतरण करते हैं
8 कोशी की अवस्था तक यदि भ्रूण का स्थानांतरण हमें कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है ZIFT। ZIFT का मतलब क्या हो गया है? जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसे क्या कहा जाता है? ZIFT कहा जाता है। यदि वो 8 कोशिका वाला भ्रूण है तो 8 तक का जो भी भ्रूण होता है उसको फेलोपियन नलिका में ट्रांसफर करते हैं, और 8 से अधिक हो गया है आठ से अधिक कोशिका का भ्रूण है तो फिर अब इसका ट्रांसफर फेलोपियन नलिका में करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इससे अधिक कोशिका वाला भ्रूण अपने आप कहां आ जाता है? गर्भाशय अर्थात यूट्रस में। तो इसका ट्रांसफर है सीधा कहां कर दिया जाता है? यूट्रस में कर दिया जाता है। तो इसका ट्रांसफर है सीधा कहां करते हैं? गर्भाशय में करते हैं, और गर्भाशय में करते हैं तो इसे कहा जाता है IUT। गर्भाशय में इसे कर दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? IUT। I का मतलब हो गया इंट्रा, U का मतलब हो गया यूटेराइन, और T का मतलब हो गया है ट्रांसफर। अर्थात गर्भाशय में हम क्या कर रहे हैं? भ्रूण का स्थानांतरण कर रहे हैं। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो आपका भ्रूण का जो स्थानांतरण है, एम्ब्रियो ट्रांसफर है, ये 2 तरीके का हो सकता है। ZIFT हो सकता है और IUT हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि भ्रूण है वो कौन सी अवस्था में है। 8 कोशिका तक यदि भ्रूण है तो उसका ट्रांसफर फेलोपियन नलिका में करेंगे। 8 से अधिक कोशिका का भ्रूण है तो फिर उसका ट्रांसफर कहां करेंगे? उसका करेंगे गर्भाशय के अंतर्गत। तो जो IVF हमारा चल रहा है तो उसी के अंदर ये चल रहे हैं। अलग अलग शब्द हमें सुनने को मिल रहे हैं, और इन शब्दों का जो ये फुल फॉर्म है ये एग्जामों में बहुत बार पूछी जाती हैं, इस कारण आपको ध्यान रखना है। अब जब भ्रूण का स्थानांतरण पढ़ लिया, भ्रूण माता के शरीर में पहुंच जाता है और इसका अब डेवलपमेंट होता है। जो बच्चा अब भ्रूण से बनेगा उसका डेवलपमेंट सामान्य बच्चे के समान ही होता है। यह आपको ध्यान रखना है कि इसका जो डेवलपमेंट होता है वो सामान्य बच्चे के समान ही होता है। केवल उसका निषेचन है, केवल इसका निषेचन है वो कहां होता है? वो प्रयोगशाला में होता है। तो यह भी आपको ध्यान रख सकते हो। अब भ्रूण से शिशु का जो विकास होता है सामान्य शिशु के समान माता के गर्भाशय में होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो पूरा का पूरा वही बनेगा प्रयोगशाला में, वहां पर केवल और केवल उसका फर्टिलाइजेशन हुआ है, बाकी जो डेवलपमेंट है वो कहां हो रहा है? माता के गर्भाशय में। ऐसे बच्चे होते हैं इन्हें सामान्य तौर पर टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ऐसे बच्चों को सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। यदि कोई आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा था,
भारत में सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा था? तो यह आपको ध्यान रखना है। इसमें देखो थोड़ा सा कैसे कंफ्यूजन है कि प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी है वो माना जाता है कनोप्रिया अग्रवाल को। कनोप्रिया अग्रवाल, जिसे दुर्गा भी कहा गया था। तो इसमें वैसे तो आएगा कनोप्रिया अग्रवाल, जिसे दुर्गा भी कहा गया था, और ये 1978 में इसका जन्म हुआ था। ये भारत की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी थी। लेकिन जो सही तरीके से कागजों के हिसाब से मतलब डॉक्यूमेंटेड जिसको माना जाता है, प्रथम डॉक्यूमेंटेड टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे माना जाता है वो माना जाता है हर्षा चावड़ा, जिसे इंदिरा भी कहा गया, और इसका जन्म हुआ था 1986 में। तो ये नॉर्मली आपको ध्यान रख सकते हो, हालांकि हमारी एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है, केवल याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो कि प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी थी कनुप्रिया अग्रवाल, और वो 1978 में। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड बेबी थी वो है हर्षा चावड़ा 1986 में। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। तो ये सब कुछ हमने आईवीएफ क्या होता है उसके बारे में बताया, और उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, कौन कौन सी अन्य क्रियाएं होती हैं वो शामिल होती हैं उसके बारे में बताया है। इसके अलावा कुछ ऐसी तकनीकें हैं जो हमें और देखनी है, उनको और समझने वाले हैं। तो थोड़ा सा उनके बारे में और देख लेते हैं। एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन, या जिसे कहा जाता है जीवे निषेचन। देखो कई ऐसी लोग होते हैं या कई ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके अंतर्गत अंडाणु सामान्य रूप से बन रहे होते हैं, जिनके अंतर्गत निषेचन आसानी से हो सकता है, लेकिन वो बच्चे के परिवर्धन के लिए, बच्चे के विकास के लिए जिनका गर्भाशय होता है, जिनका यूट्रस होता है, वो ठीक नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत जो भ्रूण बनता है, जो एम्ब्रियो बनता है, वो उस महिला के शरीर के अंदर ही बनता है, और उसके बाद में उस भ्रूण को वहां से निकालकर, उस भ्रूण को वहां से निकालकर किसी अन्य महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और इस तकनीक को कहते हैं हम इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो का मतलब हो गया कि फर्टिलाइजेशन तो शरीर के अंदर ही हुआ, लेकिन वो महिला है वो उसके विकास के लिए ठीक नहीं है, उसमें उस भ्रूण का विकास नहीं हो सकता है, इसलिए उस भ्रूण को वहां से निकालकर किसी दूसरे महिला के गर्भाशय में क्या कर दिया है, स्थानांतरित कर दिया गया है। तो इसे कहा जाता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या हो गया है, भ्रूण को किसी अन्य महिला के गर्भाशय में
स्थानांतरित कर देते हैं। बनता भी शरीर के अंदर ही है, लेकिन उसको उस महिला से निकालकर दूसरे महिला के शरीर में क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है जिसे हम कहते हैं GIFT। इससे पहले हमने एक ZIFT भी पढ़ा था, यह है GIFT। यह तकनीक क्या है, देखो देखो कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके अंतर्गत अंडाणु होते हैं वो बनते नहीं हैं, अंडाणु होते हैं वो बनते नहीं हैं, लेकिन उनमें निषेचन हो सकता है सामान्य रूप से। उनके अंतर्गत निषेचन के बाद में जो जाइगोट बनेगा और जो भ्रूण बनेगा उसका परिवर्धन भी आसानी से हो सकता है। कहने का मतलब उनमें अंडाणु नहीं बन रहे हैं, बाकी सारी चीजें ठीक हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम करते क्या हैं कि किसी अन्य महिला से अंडाणु लेकर, और क्योंकि अंडाणु एक युग्मक है तो युग्मक लेते हैं अर्थात अंडाणु लेते हैं और उस महिला की फैलोपियन नलिका है, उस महिला की अंडवाहिनी है, उसके अंतर्गत उसका स्थानांतरण कर देते। बाकी सारी प्रोसीजर है वैसे की वैसे ही चलती। कहने का मतलब यह हो गया कि ऐसी महिलाओं में युग्मक का स्थानांतरण किया जाता है, अंडाणु का स्थानांतरण किया जाता है। कहां पर? फैलोपियन नलिका में। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। GIFT का मतलब क्या होता है? गेमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गेमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और ये कब किया जाएगा? ये कंडीशन मैंने आपको बताई है कि किसी महिला में अंडाणु नहीं बन रहे हैं लेकिन उसमें निषेचन हो सकता है, उसके अंतर्गत आपका क्या हो सकता है, निषेचन के साथ साथ में भ्रूण का परिवर्धन है वो भी सामान्य रूप से हो सकता है। तो फिर उसमें अंडाणु को क्या कर दिया जाता है, फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं GIFT। तो ये कंडीशन होगी। नेक्स्ट कंडीशन हम बात करने वाले हैं ICSI। ये एक कंडीशन है, ये एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत जो पुरुष होता है उसका शुक्राणु होता है, उसमें गतिशीलता का अभाव होता है। उसमें क्या होता है? गतिशीलता का अभाव, लेकिन अन्य रूप से वो स्वस्थ है। तो ऐसी स्थिति में जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है, उसको एक इंजेक्शन की सहायता से या किसी एक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से सीधा का सीधा अंडाणु के अंदर क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है। उसके अंतर्गत उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है कि अंडाणु के अंदर ही डाल देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इंट्रा सेल्यूलर स्पर्म इंसर्नेशन अंतः कोशिका शुक्राणु अंतःक्षेपण, इसे हिंदी में हमें कहते, क्या कहते हैं भाई? अंतः कोशिका शुक्राणु अंतःक्षेपण। कि कोशिका के अंदर या अंडाणु के अंदर ही सीधा ही किसको डाल दिया जाता है? शुक्राणु को डाल दिया जाता है, इंसर्शन करवा दिया जाता है। तो यह हो गया हमारा इन विवो फर्टिलाइजेशन, GIFT, ICSI। इसके अलावा
और नाम हमें देखने हैं। एक होता है एआई। अब एआई का मतलब यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इनसेमाइनेशन। कई पुरुष ऐसे होते हैं जो अपने साथी महिला को प्राकृतिक रूप से वीर्य सेचन करने के अंतर्गत अर्थात जो शुक्राणु है उसको योनि के अंदर पहुंचाने में क्या होते हैं, असमर्थ होते। कई ऐसे पुरुष होते हैं। तो ऐसे पुरुषों में क्या किया जाता है, कृत्रिम रूप से, ऐसे पुरुषों में क्या किया जाता है, कृत्रिम रूप से उनके शुक्राणुओं को प्राप्त करते हैं और शुक्राणुओं को प्राप्त करने के बाद में उनका वीर्य सेचन है मादा की योनि में कर दिया जाता है। कहां कर दिया जाता है, मादा की योनि में कर दिया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इनसेमाइनेशन, या हिंदी में इसे कहा जाता है कृत्रिम वीर्य सेचन। तो यह भी एक तकनीक होती है जिसके अंतर्गत जो शुक्राणु होते हैं, जो वीर्य होता है, उनको सीधा ही मादा की योनि में कृत्रिम रूप से पहुंचाया जाता है। और इसके अलावा एक और शब्द आपको ध्यान रखना है, वो आपको कौन सा ध्यान रखना है, IUI। IUI इसका मतलब क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन इनसेमाइनेशन। इंट्रा यूटेराइन इनसेमाइनेशन। और इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि जो शुक्राणु होते हैं, जो वीर्य होते हैं, उनको कृत्रिम रूप से सीधा कहां पहुंचा दिया जाता है, गर्भाशय के अंदर पहुंचा दिया जाता है। भाई इसमें कहां पहुंचा देते हैं, आर्टिफिशियल इनसेमाइनेशन में, कृत्रिम वीर्य सेचन में योनि के अंदर पहुंचाते हैं, इसमें योनि के अंदर पहुंचाते हैं, और इसके अंतर्गत सीधा कहां पहुंचा दिया जाता है, गर्भाशय के अंतर्गत पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी तकनीकें हैं, ये सारी की सारी प्रौद्योगिकियां हैं, वो जो बंध्यता से जो भी लोग जूझ रहे होते हैं उन लोगों की सहायता करने के लिए होती, उन लोगों की सहायता करने के लिए होती। यहां पर देखो जो भी तकनीकें बताई हैं उनको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। पहले नंबर पे हमने IVF के बारे में बात की, अर्थात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत हमने एक एम्ब्रियो ट्रांसफर पढ़ा कि भ्रूण का क्या करते हैं, स्थानांतरण। और भ्रूण का स्थानांतरण दो तरीके से होता है, एक होता है ZIFT, ZIFT अर्थात जाइगोट का हम क्या कर रहे हैं, फेलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर रहे हैं। एक होता है IUT कि उसका कहां कर रहे हैं, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके बाद में हमने एक इन विवो फर्टिलाइजेशन भी पढ़ा, इन विवो फर्टिलाइजेशन भी पढ़ा। इसके बाद में हमने एक तकनीक पढ़ी जिसे बोलते GIFT अर्थात गेमिट का ट्रांसफर करते हैं कहां पर, फेलोपियन नलिका में, गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, ICSI पढ़ा। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, AI पढ़ा। और इसके बाद में हमने क्या पढ़ा है, IUI पढ़ा। ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिली। इनके फुल फॉर्म आपको आने चाहिए और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्थिति होती है, वो क्या होती। तो ये सारी चीजें हमने यहां पर देखी। हालांकि ये जो सारी तकनीकें हम काम में ले रहे हैं उनका अंतिम उद्देश्य होता है संतान प्राप्ति करना। और यहां पर जो
तकनीकें काम में लेते हैं, उन तकनीकों में कुछ सामाजिक पहलू होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं, कुछ भावनात्मक पहलू होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं, कुछ नैतिक तत्व होते हैं, वो भी जुड़े हुए होते हैं। और ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जो यहां पर बताई गई हैं, ये बहुत महंगी प्रक्रियाएं होती हैं। इस कारण से सभी लोग हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। साथ साथ में सभी स्थानों पर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। ये कुछ बड़े शहरों के अंतर्गत ये सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इस कारण यदि संतान प्राप्ति ही अंतिम उद्देश्य है, तो भारत के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे अनाथ लोग हैं, बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं जिनको गोद लिया जा सकता है, और भारत का कानून भी गोद लेने को एक मान्यता प्रदान करता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने बंध्यता अर्थात इनफर्टिलिटी के बारे में और उसकी मदद करने के लिए, जो बंध्यता से जूझ रहे हैं उन लोगों की मदद करने के लिए जो तकनीकें होती हैं, उनका एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। अगर कोई चीज है वो आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप सभी लोगों को कमेंट करने के बाद में उसका जवाब है वो जरूर मिलेगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसे वीडियो हैं लगातार पहुंचते रहें। धन्यवाद।